हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गैस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गैस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गैस आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब देखिए, लिस्ट वन में तो मेंशन है किंग एंड लिस्ट सेकंड में हमें यहाँ पर मेंशन है किंगडम। मतलब यहाँ पर जो किंग है, इनके कौन से किंगडम थे, कहाँ पर ये रूल करते थे, ये हमें सेकंड लिस्ट में मेंशन है। तो हमें करेक्टली मैच करना है कि कौन से रूलर का कौन सा किंगडम होता था। ठीक है, तो एक बार लिस्ट वन देख लेते हैं। ए है ब्रह्मदत्त, बी है उदययाना, सी है प्रसन्नजीत, डी है बिंबिसार। और लिस्ट सेकंड में जो किंगडम है, फर्स्ट पे है मगध, सेकंड पे है वत्स्या, थर्ड पे है काशी, फोर्थ पे है कोसला। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो 5 सेकंड के लिए एंड देन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ट्राई करो। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? देखिए, ब्रह्मदत्त कहाँ के रूलर थे? काशी के। उदययाना वत्स्या, प्रसन्नजीत कोसला एंड बिंबिसार मगध। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, थर्ड सेकंड फोर्थ वन। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए। देखिए, 600 बीसी के आसपास हमारा जो प्यारा भारत है, ये 16 महाजनपद में डिवाइड हो गया था। महाजनपद बोले तो स्टेट्स, उस टाइम महाजनपद को स्टेट कहा जाता था। ठीक है, और सिटी को जनपद कहा जाता था। ठीक है, और इन 4 महाजनपद को हम अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, काशी, वत्स्य, कोसला एंड मगध। मगध तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है और इसको तो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, डेफिनेटली आपने इसको सुना होगा मगध रीजन को। चलिए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जो कोसला वाला महाजनपद था, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो जिक्र है वो रामायण में भी है। ठीक है, और यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती थी, सराहू रिवर। ठीक है, ये सराहू रिवर इस रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती थी। नॉर्थन पार्ट की जो कैपिटल थी वो थी सरस्वती। साउथर्न पार्ट की जो कैपिटल थी वो थी अयोध्या। ठीक है, यहाँ पर ये ए, इसको यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, इसके लिए सॉरी। ठीक है, देखिए अयोध्या जो थी, जो मतलब साउथर्न पार्ट की जो कैपिटल थी, वो आज की डेट में भी हम जानते हैं बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है और श्री राम भगवान जी के साथ एसोसिएट करती है। ठीक है, और डेफिनेटली आपने इस सिटी के बारे में सुना होगा। और अगर हम देखें वैदिक टेक्स्ट बुक में, जो कोशला किंगडम था बहुत ही बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल किंगडम था। ठीक है, और उस समय अगर हम देखें 600 बीसी के आसपास का जो टाइम था, जब बुद्धा जी और महावीरा का टाइम चल रहा था, तो उस समय यहाँ के मोस्ट पावरफुल रूलर हुआ करते थे प्रसन्नजीत। ठीक है, और लेटर ऑन ये जो एरिया है कोसला, जो महाजनपद है, ये मर्ज हो गया था मगध में। ठीक है, और तब कौन से रूलर हुआ करते थे? विदुदभा। ठीक है, बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। अब सेकंड एक बार हम महाजनपद को देख लेते हैं, और ये मगध को तो खैर हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। अब मगध जो है वो आज का आप मॉडर्न पटना और बोध गया वाला रीजन कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसकी 2 कैपिटल हुआ करती थी जब यहाँ पर फर्स्टली डायनेस्टी थी, मतलब जो पहले की डायनेस्टी थी, जैसे हरेंका डायनेस्टी होगी, शिशुनाग डायनेस्टी होगी, उनके समय में जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी गिरिवराज, राजगिरा। ठीक है, या फिर राजगीर। और जब हमने मौर्य वाला टाइम अगर हम कंसिडर करें, तो उस समय जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी पाटलिपुत्र। इसको कुसुमपुर भी आप कह सकते हो, पुष्पुर भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों ही कैपिटल, राजगीर और पाटलिपुत्र, दोनों ही कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे हम एंशियंट हिस्ट्री में। और ये जो किंगडम है ना मगध वाला, ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि गंगा रिवर के किनारे था। ठीक है, नॉर्थ में यहाँ पर गंगा फ्लो करती थी, चंपा ईस्ट में फ्लो करती थी, विंध्या की पहाड़ियाँ हमें यहाँ पर साउथ में देखने को मिलती थी, और सोन रिवर जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये वेस्ट में फ्लो करती थी। ठीक है, काफ़ी सेंटर वाला पार्ट था। ठीक है, एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मगध रीजन। ठीक है, सेंटर वाला पार्ट था, और उस समय भारत बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन भी आप कंबाइन कर सकते हो, इतना बड़ा भारत था। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज रही वो तो खैर मौर्य थी, लेकिन जो फर्स्ट डायनेस्टी थी हरेंका डायनेस्टी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। उसके जो फर्स्ट रूलर थे बिंबिसार, उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया था, मतलब अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया था मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके। फर्स्ट जो मैट्रिमोनियल अलायंस किया था उन्होंने कोसला देवी के साथ विवाह करा था। ये कोसला देवी कौन से किंगडम से बिलोंग करते थे? कोसला किंगडम से। अभी हमने डिस्कस करा ना कोसला किंगडम। तो यहाँ पर ये बेसिकली प्रसन्नजीत की सिस्टर थे। ठीक है, जो कोसला देवी थी। ठीक है जी। उसके बाद छैलना, छैलना एक लिच्छवी प्रिंसेस थी।
वैशाली रीजन से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उसके बाद जो ये मैंने आपको भी नाम बताया छैलना, ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है क्योंकि छैलना एंड यहाँ पर बिंबिसार, इन दोनों के पुत्र थे अजातशत्रु, जो हरियंका डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे। और अजातशत्रु के समय में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है। उसके बाद थर्ड जो इनकी मैरिज हुई थी वो थी पंजाब में एक मादरा क्लैन वहाँ पर रूल करती थी, उनकी डॉटर के साथ शादी हुई थी खेमा, ठीक है, उनकी डॉटर का नाम था खेमा, तो इनके साथ शादी हुई थी। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया था बिंबिसार ने, ठीक है। बिंबिसार के बाद इनके जो बेटे थे अजातशत्रु, उन्होंने रूल करा, और अजातशत्रु ने ही अपने फादर को मार दिया था, ठीक है। और इसका जिक्र इन्होंने खैर अपनी ही उसमें टेक्स्ट बुक्स में मिल जाता है, ठीक है। और बाद में फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के बहुत ही पावरफुल रूलर रहे महापद्मानंद, धनानंद। देन धनानंद के साथ युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी रूल करती थी, ठीक है। मगध में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इन शीट में, पर चलिए नेक्स्ट थी वत्स्या। अब देखिए वत्स्या जो आपको देखने को मिलेगी अलोंग द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो कुरु क्लैन था, कुरु क्लैन डेफिनेटली आपने सुना होगा महाभारत में, ठीक है, ये हस्तिनापुर से शिफ्ट हो गए थे कौशाम्बी, ठीक है। और कौशाम्बी वाला जो रीज़न है अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए वत्सा वाज सिचुएटेड इन द साउथर्न वेस्ट ऑफ काशी महाजनपदा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू महाभारत वत्सा वाज फाउंडेड बाय छेदिस, ठीक है। बहुत सारी बैटल्स लड़ी गई थी वत्सा एंड अवंती के बीच में, ठीक है। और किंग उदययाना रूल करते थे यहाँ पर 6 to 5th सेंचुरी। अब आप देखिए बीसी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, ये डेफिनेटली आपको पता होगा, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। और पहले यहाँ पर जो रूलर थे उदययान, ये अपोज करते थे बुद्धिस्ट की जो बुद्धिस्ट ऐसे समझिए बुद्धिज़्म को, बाद में इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। और उसके बाद ये एक तरह का स्टेट रिलीजन हो गया था यहाँ का कौशंबी का, ठीक है। जो कौशंबी वाला रीजन है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नियर प्रयागराज। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था, एंड प्रयागराज एज यू नो 3 रिवर का संगम है, सरस्वती, गंगा एंड यमुना, ठीक है। चलिए उसके बाद है काशी। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन क्या था इसको मैं बता देता हूँ आपको। स्वप्ना वासवदत्त, ये एक पर्सन है, इन्होंने एक प्ले लिखा था, ठीक है। और ये प्ले किस किस के बीच में था, उदययाना और इनकी एक लव स्टोरी है प्रिंसेस वासवदत्ता के साथ, ठीक है। ये एक प्ले स्टोरी है, ये बेसिकली कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, एसएससी में पूछा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हम यहाँ पर महाजनपद डिस्कस करेंगे काशी, ठीक है। काशी डेफिनेटली आपने सुना होगा, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए ये हमारे कौन से राइट नाउ लीडर की कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है, ठीक है। डेफिनेटली इसका आंसर आप कर पाएंगे, बहुत ही इजी आंसर है। चलिए काशी कहाँ पर आज की डेट में सिचुएटेड है, वरुणा एंड असी जो रिवर है उसका जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। और कैपिटल है वाराणसी, ठीक है। और काफ़ी रिलीजियस प्लेस है, और सबसे ओल्डेस्ट सिटी भी माना जाता है इसको, ठीक है। एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है काशी। और काशी में कौन से रूलर रूल करते थे, देखिए दो प्रोमिनेंट रूलर थे, ब्रह्मदत्त एंड अश्वसेना, रूलर ऑफ नाग डायनेस्टी, और जिनको आप कह सकते हो फादर ऑफ द जैन तीर्थकारा पारसनाथ। पारसनाथ कौन से नंबर के जैन गुरु थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़, ठीक है। काशी वॉज द कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट विद द किंगडम ऑफ कोशला, मगध, अंगा विच वेयर ट्राइंग टू एनेक्स काशी, ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता था, बट सबसे जो पावरफुल किंगडम रहा है वो है मगध, ठीक है, अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे टाइम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक क्विज देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी क्विज है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है महापद्मानंद वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर धनानंद वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट, या सिकंदर भी आप कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, एंड इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्विज है
कि क्या दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है, फिर दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप थोड़ी डिटेल के साथ बताओगे तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पर दिखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अलाउद्दीन खिलजी स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज द सेकंड अलेक्जेंडर। ये अपने आप को बोलते थे कि मैं सिकंदर द ग्रेट हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है जलालुद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट किंगशिप शुड बी बेस्ड ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है इतुलमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था और जिन कैलिफ के अंडर ये आए थे उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे एक ऑफिशियल लेटर भेजिए कि यहाँ पर मुझे स्लेव ऑफ स्लेव कहकर चिढ़ाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इतुलमिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है टोकन करेंसी दिनार इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक वाज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। जो टोकन करेंसी दिनार है जो बेसिकली इंट्रोड्यूस करी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, क्या वो गोल्ड की? ठीक, आप ये चारों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। ये चारों की चारों स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। अब एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जलालुद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत करी थी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी ने सॉरी दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी ने रूल करा है। फर्स्ट डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी, ठीक है जी। उसके बाद सैयद बहुत ही कम समय के लिए आए थे। उसके बाद आए थे लोदीज, ठीक है। और लोदीज के बाद यहाँ पर मुगल्स का रूल हो गया था, ठीक है। तो 5 डायनेस्टी थी स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदीज। तो यहाँ पर जो बेसिकली खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी थी वो पीस पॉलिसी या फिर आप कह सकते हो कि विदाउट ब्लडशेड पॉलिसी थी, ठीक है। और इनके समय में एक रिवोल्ट हुआ था खारा रीजन में, मलिक छज्जू ने रिवोल्ट किया था। इसको सप्रेस करने के लिए इन्होंने अपने ही नेफ्यू और आप सन इन लॉ भी कंसिडर कर सकते हो अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। इन्होंने ये रिवोल्ट को शांत कर दिया था, ठीक है। और मंगोलिया आक्रमण भी हुआ था इनके समय में तो उसको भी सप्रेस्ड कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी जब रूलर बने तो ये काफ़ी एज थे, तो इनका जो कार्यभार है वो सारा का सारा संभालते थे इनके नेफ्यू या सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी को जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो पसंद नहीं आई और इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने इनको मार दिया था 1296 में, ठीक है। और फिर बाद में ये रूलर बने, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी के सेकंड रूलर, 3 ही रूलर रहे हैं खिलजी डायनेस्टी की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि इन्होंने अपनी टेरिटरी को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड किया है। और जलालुद्दीन खिलजी एक अफगानिस्तान के पास जगह है खिलखोरी, वहाँ से रूल करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा था दिल्ली में, ठीक है। और फर्स्ट रूलर रहे हैं जो कैलिफ्स के बेसिकली जो रूल्स हैं या कैलिफ्स की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। ये अपने आप को ही ऐसे कैलिफ मानते थे या डिप्टिव ऑफ कैलिफ मानते थे, ठीक है। और अलाउद्दीन का जो टेन्योर है इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है। जैसे गुजरात को एनेक्स कर लिया था, रणथंभौर को, वरंगल को, मेवाड़, मालवा, जालौर, तो ये डेक्कन तक पहुंच गए थे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए सोमनाथ का जो टेम्पल है उसको भी डिमोलिश किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक इनके स्लेव होते थे मलिक काफूर, ठीक है। उन्होंने भी काफ़ी एरियाज़ को कैप्चर करने में हेल्प करी थी अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। और ये तो खैर आपको पता ही होगा मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी थी और ये मूवी भी आ चुकी है। तो ये वाले रीजन को एनेक्स करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने रावण रतन सिंह को हराया था, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा। चलिए फिर कभी हम इसको मेडिवल हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है शमसुद्दीन इतुलमिश। ये स्लेव डायनेस्टी के सेकंड रूलर रहे हैं। फर्स्ट रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी थी और मात्र 4 साल ही रूल कर पाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। चुगान खेलते हुए उनकी डेथ हो गई थी, हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, ठीक है। और 1211 में इनका टेन्योर स्टार्ट होता है और यहाँ पर एक बार करेक्शन कर लेना, 1236 तक इन्होंने रूल करा था इतुलमिश ने, ठीक है। 1236 से लेकर 40 तक रजिया सुल्तान ने रूल करा था, यहाँ पर करेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इतुलमिश को कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तान सल्तनत क्योंकि इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा था लाहौर से दिल्ली और बिकॉज इन्होंने कैलिफ से एक ऑफिशियल लेटर मंगवा लिया था जो हमने स्टेटमेंट में देखा, इस वजह से भी इनको रियल फाउंडर कहा जाता है,
ठीक है जी। और ये सन इन लॉ थे ऐबक के, डेट्स वाई इनको स्लेव ऑफ स्लेव का कहा जाता था, क्योंकि जो ऐबक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो किसके स्लेव थे? मोहम्मद गोरी के। और कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव कौन थे? इल्तुतमिश। तो स्लेव ऑफ स्लेव कहकर कहा जाता था। मतलब ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो मंगोलिया आक्रमण है वो भी इन्होंने सप्रेस्ड किया। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि कुतुब मीनार की जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट किसने करवाया था? वो करवाया था इल्तुतमिश ने। और स्टार्ट किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसके नाम पर बेसिकली कुतुब मीनार को मतलब कुतुब मीनार किसके नाम पर आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो कि किसके नाम पर स्टार्ट करी गई थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये एक सूफी सैंत थे। ठीक है। इनके नाम पर कुतुब मीनार बनाई गई थी और स्टार्ट करी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इसको बेसिकली कंप्लीट करा गया था इल्तुतमिश के टेन्योर में। और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था सिल्वर कॉइन एंड कॉपर कॉइन को। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए, इन्होंने कैलिफ से रिक्वेस्ट करी कि मुझे 40 एडवाइज़र की टीम भेजो। ठीक है। इनको ग्रुप ऑफ 40 भी कहा जाता है, चिहाल गानी भी कहा जाता है। ठीक है। चालीसा भी कहा जाता है। तो ये कैलिफ्स ने 40 एडवाइज़र की टीम भेजी थी इल्तुतमिश के अंपायर में। ठीक है जी। और इक्ता सिस्टम आप ऐसे समझ लीजिए कि इन्होंने अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया था। इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को जोना खान भी कहा जाता था। इनका टेन्योर स्टार्ट होता है 1325 से लेकर 1351। और 1320 में बेसिकली तुगलक डायनेस्टी ने रूल करना स्टार्ट किया था। गयासुद्दीन तुगलक फर्स्ट रूलर हैं जिनको हम गाजी मलिक भी कहते हैं। ठीक है। और गाजी मलिक की जो डेथ है उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही मारा था। ठीक है, गाजी मलिक को निजामुद्दीन औलिया के साथ मिलकर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। देखिए, निजामुद्दीन औलिया और जो गयासुद्दीन तुगलक थे इनकी बनती नहीं थी आपस में। ठीक है, जो फर्स्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। अब गयासुद्दीन तुगलक गए हुए थे कहीं दिल्ली से बाहर। ठीक है। अब यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया जो एक सूफी संत थे, उनको किसी ने आकर कहा कि जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक वापस आएंगे वो आपको मार देंगे। तो निजामुद्दीन औलिया ने यहाँ पर एक कोट बोला था, हुनज दिल्ली दूर अस्त। अभी दिल्ली दूर है, जैसे आजकल हम इस कोट का यूज़ भी कर लेते हैं। ठीक है। तो 1325 में जब गयासुद्दीन तुगलक वापस आए तो दिल्ली के नियर अबाउट एक जगह है अफगानपुर, वहाँ पर इनका एक लकड़ी का महल बन रहा था। उसको जब वो देखने के लिए गए और वो सारी की सारी लकड़ियाँ क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्टेड था, वो उनके ऊपर गिर गई और गिरने की वजह से गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई। तो इसके पीछे कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया का हाथ था। ठीक है। फिर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर रूलर बने तुगलक डायनेस्टी के। ठीक है। और ये बहुत ही पढ़े लिखे रूलर थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ पर्शियन, अरेबिक, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन। तो आप ऐसे कह सकते हो हाईली क्वालिफाइड। दिल्ली सल्तनत में इतना पढ़ा लिखा कभी रूलर नहीं आया। ठीक है। और इनको वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता था ईस्टर्न वर्ल्ड का। अब ये क्यों कहा जाता था? कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिए थे। चलिए, जोक्स अपार्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे क्यों कहा जाता था। इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा था दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। ठीक है। और क्यों करा था? देखिए, ये चाहते थे कि मैं पूरे के पूरे इंडिया में अच्छे से रूल कर पाऊँ, तो ये इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा दिल्ली से दौलताबाद। मतलब ये साउथ की तरफ अच्छे से संभालना चाहते थे। तो दिल्ली से ये सोचते थे कि मैं साउथ को अच्छे से नहीं संभाल पाऊंगा, तो ये अपनी कैपिटल को साउथ ले गए। फिर इन्होंने साउथ में बैठ के देखा कि अब दिल्ली में से सही नहीं संभल रही, तो ये वापस दिल्ली में कैपिटल ले आए। ठीक है। और इन्होंने टोकन करेंसी की शुरुआत करी थी। उस समय इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रेस हो गया था, डेट्स वाई इनको कहा जाता है वाइजेस्ट फूल ऑफ ईस्टर्न वर्ल्ड। बाकी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और एक इबन बतूता ट्रैवलर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए थे, मोरक्को नेशन से, वो भी इन्हीं के समय में आए थे। ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इबादत खाना। ठीक है। इबादत खाना बेसिकली एक प्रेयर हॉल है। ठीक है। और जिसको बनाया गया था अकबर जी के समय में। अकबर जी ने इसको बनाया था 1575 में। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। अभी हम बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इबादत खाना वाज एस्टेब्लिश इन 1575। ये स्टेटमेंट तो सही है। बाकी स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। रिलीजियस डिबेट्स ऑफ इबादत खाना डिड प्ले रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस व्यू ऑफ अकबर। ठीक है। थर्ड है इबादत खाना वाज ओपन फॉर आर रिलीजियस लीडर्स इन लेटर पीरियड। ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा बता दिया, तो उससे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो सही हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आप मुझे यहाँ पर बताइए कि थर्ड स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका आंसर दिया होगा। देखिए,
बेसिकली जो इबादत खाना था ये इस्टेब्लिश करा गया था 1575 में, ठीक है, जस्ट सेकेंड, 1575 में, ठीक है, और अकबर के टेन्योर में किया गया था। और ये जो बेसिकली प्रेयर हॉल था, पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक, जो इस्लाम को मानने वाले थे उनके लिए था, बट बाद में ये सभी के सभी रिलीजियस जो उस टाइम हिंदू धर्म के लोग थे, सिख धर्म के लोग थे, मतलब सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर अकबर चाहते थे कि इन फ्यूचर जो रिलीजन को लेकर ऐसा कोई लड़ाई ना हो, ठीक है। और ये इबादत खाना आपको देखने को मिलेगा फतेहपुर सीकरी, जो नियर अबाउट आगरा एक सिटी बनाई गई थी अकबर के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा इबादत खाना। तो इसको यहाँ पर जब इबादत खाना में सभी के सभी रिलीजियस ग्रुप को बुलाया गया, तो सभी के सभी रिलीजियस ग्रुप जब अपने अपने रिलीजन के बारे में बताने लगे तो कुछ यहाँ पर डिबेट शुरू हो गई। और इसी डिबेट को देखते हुए अकबर को लगा कि इन फ्यूचर भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो अकबर ने सभी धर्मों से कुछ कुछ कंसीडर करके एक धर्म बनाया था, दिन ए इलाही। ये मेनली तो इस्लाम के ऊपर ही बेस्ड था, बट कुछ कुछ यहाँ पर अदर धर्म से भी लिया गया था, दिन ए इलाही। ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, मात्र 15-20 लोगों ने इसको अपनाया था, 15 लोगों ने, ठीक है। अब किरण की बुक में मेंशन है, क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने लोगों ने दीन इलाही को एक्सेप्ट किया था, तो 15% लिखा हुआ था, ठीक है। और खैर गूगल में भी 15% लिखा हुआ है, तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं, एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अच्छा, एसएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ था दिन ए इलाही से कि फर्स्ट हिंदू रूलर, सॉरी हिंदू पर्सन कौन थे जिन्होंने दिन ए इलाही को एक्सेप्ट किया था, और वो अकबर के 9 जेम्स में से एक थे। चलिए, मैंने हिंट भी दे दिया, आप डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका आंसर देना, दिन ए इलाही को कौन से हिंदू पर्सन ने एक्सेप्ट किया था। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिए, लिस्ट 1 में तो ईयर्स मेंशन है, लिस्ट सेकंड में मेंशन है इवेंट्स। ये इवेंट्स बेसिकली शिवाजी की लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये रहे 1627, 1659, 1666, 1674 इवेंट्स हैं। शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ एट रायगढ़ एंड एज्यूम टाइटल ऑफ महाराजा छत्रपति, ठीक है जी। सेकंड है एस्केप ऑफ शिवाजी फ्रॉम आगरा। थर्ड है बर्थ ऑफ शिवाजी। फोर्थ है अफजल खान वाज किल्ड बाय शिवाजी। वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे ईपीएफओ हिस्ट्री के सेशंस देखे हैं तो मैंने मराठा अलग से डिस्कस किया था। डेफिनेटली ये क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्टली आंसर है यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, 1627 में शिवाजी का बर्थ हुआ था, ठीक है। और चलिए यहाँ पर एक बार अच्छे से हम समझ लेते हैं। शिवाजी का बर्थ हुआ था 1627 में, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। बर्थ हुआ था 1627 में, ठीक है जी। और उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट थी यहाँ पर 1659 में जो शिवाजी हैं उन्होंने किल्ड किया था, मतलब मारा था अफजल खान को, ठीक है। 1606 में जो औरंगजेब हैं इन्होंने कैप्चर कर लिया था जब पुरंदर की ट्रीटी हुई थी। पुरंदर की ट्रीटी के बाद शिवाजी औरंगजेब को मिलने आए थे, सॉरी औरंगजेब को मिलने आए थे। तो औरंगजेब को मिलने के बाद औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया था शिवाजी को, और वहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे शिवाजी। एस्केप ऑफ शिवाजी फ्रॉम आगरा 1666, ठीक है। 1674 में शिवाजी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया था और अपने आप को यहाँ पर एक तरह से एक टाइटल दिया था महाराज छत्रपति शिवाजी, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज मराठा, ठीक है। और कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? भोसले क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट अटैक किया था मुगल्स पर 1657 में, ठीक है। और इस पूरी एक्टिविटी को औरंगजेब जो सप्रेस्ड करना चाहते थे, और औरंगजेब ने सप्रेस्ड करने के लिए यहाँ पर जय सिंह को भेजा था 1665 में। जो औरंगजेब के कमांडर थे उन्होंने शिवाजी को बेसिकली एक तरह से हरा दिया था, ठीक है। और एक पुरंदर की ट्रीटी हुई थी उसके बाद, ठीक है, और कैप्चर कर लिया था पुरंदर जो फोर्ट था उसके नियर अबाउट, ठीक है। वहाँ पर फिर ये ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है। उसके बाद जब ये मिलने पहुँचते हैं तो औरंगजेब कैप्चर कर लेते हैं, और बाद में यहाँ पर शिवाजी निकल जाते हैं औरंगजेब से बचकर, ठीक है। और उसके बाद ये अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट मराठा किंग डिक्लेयर करते हैं रायगढ़ में। और
ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्कस करवा रखा है कि मराठास में जब हमने मराठा डिस्कस किया था ईपीएफओ हिस्ट्री में, तो रायगढ़ में जब इन्होंने राज्याभिषेक किया था तो राज्याभिषेक किस पर्सन ने किया था, ये क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप इसका भी आंसर दीजिए। ठीक है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, ठीक है, मराठा किंगडम को, तो आप ईपीएफओ की हिस्ट्री में देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्विज है आपके लिए। फर्स्ट क्विज डेफिनेटली बहुत इजी थी, सेकंड क्विज भी एक बार देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। राजा राम मोहन रॉय। ठीक है जी, ये बेसिकली आपको जो हमने सोशल इवेंट्स डिस्कस करे थे, ठीक है, वहाँ पर डेफिनेटली ये हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने ईपीएफओ के लेक्चर्स देखें तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ, विवेकानंद एंड आत्माराम। ठीक है, तो इनके द्वारा जो बेसिकली रिलीजियस सोशल एक्टिविटीज़ करी गई थी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर करेक्टली मैच करना है। तत्वा बोधनी, रोय सभा, आत्मीय सभा टैगोर, रामकृष्ण मिशन हंस, ठीक है जी, और प्रार्थना समाज पांडुरंग। ठीक है, ये आपको यहाँ पर करेक्टली मैच करना है कि कौन से पर्सन के द्वारा कौन से बेसिकली यहाँ पर सोशल इवेंट को लॉन्च करा गया था। चलिए, नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। रेड क्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड टू, जो रेड क्लिफ कमेटी है वो क्यों अपॉइंट करी गई थी? सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, बी ऑप्शन है गिव अफेक्ट टू इंडिपेंडेंस बिल, सी है डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड डी इंक्वायर इनटू द राइट्स इन ईस्ट बंगाल। रेड क्लिफ कमेटी क्यों अपॉइंट करी गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए एंड 5 सेकंड का यहाँ पर टाइमर ऑन कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपने विद इन सेकेंड सॉल्व कर लिया होगा। चलिए, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है सी। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, जब हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिल रही थी तो एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, जो चाहती थी कि हमें तो सेपरेट नेशन ही चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? पाक साफ पाकिस्तान। ठीक है, और फिर ब्रिटिशर्स को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था भाई किस तरह से इंडिया को डिवाइड करा जाए। ठीक है, और जब माउंटबेटन प्लान आया, माउंटबेटन प्लान में हमने डिस्कस किया था अच्छे से कि यहाँ पर जितने भी प्रिंसी स्टेट्स हैं उनको ऑप्शन दिए गए थे कि पाकिस्तान में आप ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया में ज्वाइन कर सकते हो, या अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो जो पाकिस्तान वाला रीजन डिक्लेयर करा गया था, एक रेड क्लिफ लाइन है जो आपको यहाँ पर रेड डॉटेड लाइन देखने को मिल रही है, ये है वेस्ट पाकिस्तान और ये है ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, जिसको आज की डेट में हम बांग्लादेश कहते हैं और इसको आज की डेट में हम पाकिस्तान ही कहते हैं। और बाकी यहाँ पर बहुत सारे एरियाज थे जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना चाहते थे। फिर हम थैंकफुल हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने पूरे ही देश को यूनाइट करा। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, होपफुली आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जाते जाते इसको भी एक बार देख लेना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। द कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, और इसमें 4 मेंबर लिए गए थे कांग्रेस से, 4 मेंबर लिए गए थे मुस्लिम लीग से। ठीक है, और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे रेड क्लिफ। ठीक है, और ये रेड क्लिफ लाइन ही हम इसको बोलते हैं, जो ये रेड डॉटेड लाइन आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस करी, होपफुली आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट करना। ठीक है, और हम वहाँ पर आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे, नहीं तो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, वहाँ पर मैं आपके डाउट्स को कंसिडर कर लूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।